हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ चैनल। ये पीएनसी में हमारा 11th लेक्चर है। आई होप आपने इससे पहले के सारे 10 लेक्चर्स देखे हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स देखे हैं तो ही आप इस लेक्चर को देखें। ओनली देन यू विल बी एबल टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। तो लेट्स स्टार्ट। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिविजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टू डिस्टिंक्ट बॉक्सेस। उसके आगे से ही इसको स्टार्ट करते हैं, राइट? तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक हम क्या सीखते हैं? अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n distinct objects to r identical boxes। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n distinct objects to r distinct boxes। अब हम क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n distinct objects to r identical boxes। ठीक है, देखो इसमें भी ना केसेस पढ़ते हैं। क्या केसेस होंगे? देखो समझो इस बात को। केस 1, when group size is known। ठीक है, अब हमें ग्रुप साइज पता है। ठीक है, अगर मुझे ग्रुप साइज पता है तो एक चीज समझो आप। लेट्स से मेरे पास, मैं एग्जांपल लेता हूं, ऐसे करते हैं। चलो मान लो मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और मेरे पास r आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं। मुझे यह पता है कि पहले बॉक्स में एक बॉक्स में A1 आइटम्स है, दूसरे बॉक्स में A2 आइटम्स है, ऐसे करते करते लास्ट बॉक्स में AR आइटम्स है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुई बात? अब एक चीज देखो आप, क्या मुझे यह पता है कि A1 A2 A जितनी भी आइटम्स होंगी ना, ये सारी डिस्टिंक्ट आइटम्स है। ये सारी n जो है, ये n ऑब्जेक्ट्स क्या है? डिस्टिंक्ट है। लेट देयर बी n distinct objects to be distributed to r identical boxes such that भाई मुझे क्या पता है? kth बॉक्स, सच दैट kth बॉक्स विल होल्ड a के ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब मेरे को पता है भाई पहले बॉक्स में मुझे A1 डालने हैं, दूसरे में A2, फिर A3 टिल AR। तो अब एक बात समझो ना आप, n आइटम्स को मैंने क्या करा? अब जब अलग अलग आइटम्स है तो मुझे ग्रुप तो बनाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग ग्रुप्स। अब जो ये ग्रुप्स का जो नंबर ऑफ वेज है वो तो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है कैसे बनता है। कैसे बनेगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय A1 फैक्टोरियल इंटू A2 फैक्टोरियल टिल करते करते ऐसे ही AR फैक्टोरियल। आया समझ? हमने अब ग्रुप्स बना दिए। अब मेरे पास एक A1 ऑब्जेक्ट्स का पैकेट है, एक A2 ऑब्जेक्ट्स का पैकेट है, एक A3 ऑब्जेक्ट्स का पैकेट है और एक AR। ऐसे करते करते AR ऑब्जेक्ट्स का पैकेट है।
अब सारे बॉक्सेस आइडेंटिकल है, किसी भी बॉक्स में कितने भी डाल दो, किसी भी बॉक्स में कोई भी पैकेट डाल दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बात समझ में आ रही है? मतलब कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग आर पैकेट्स groups to our identical boxes is एक ही तरीका होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग in distinct objects to are identical boxes is equal to number of ways of forming R groups of known size। आई बात समझ में? भाई हमें ये पता है कि मुझे ये पता है कि सारा ग्रुप साइज मुझे पता है कि कि एक बॉक्स में 4 आइटम जाएंगी, एक बॉक्स में 5 आइटम जाएंगी, एक बॉक्स में 6 आइटम जाएंगी, मुझे पता है। बट बॉक्सेस आइडेंटिकल है, तो मैं क्या करूंगा? सिर्फ उतने ग्रुप्स फॉर्म कर दूंगा जितने रिक्वायर्ड हैं, जितने बॉक्सेस हैं, और वही मेरे नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज होंगे। आई बात समझ में? क्लियर? नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन, ये आपको याद रखना है, ठीक? क्लियर हुई बात? और ये भी ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट केस, when group size is not known। अब बस मुझे बोल दिया गया कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और r आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं और डिस्ट्रीब्यूट करो, बट ग्रुप साइज नहीं बताया कि किस बॉक्स में कितने जाएंगे, ये नहीं पता मुझे, ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाला वर्ड कौन सा है? ध्यान देने वाला वर्ड कौन सा है? डिस्टिंक्ट। हम अभी आइडेंटिकल नहीं पढ़ रहे हैं, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं स्टार्ट किया अभी मैंने, अभी मैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है, राइट। ये सारे कीवर्ड्स हैं, इनको ये पीएनसी में डिस्टिंक्ट और आइडेंटिकल या अलाइक, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। हमारे नंबर ऑफ वेज चेंज हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन कि जो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं या आइडेंटिकल हैं, राइट, ठीक है। व्हेन ग्रुप साइज इज नॉट नो, ये केस कैसे हैंडल होता है? डिस्ट्रीब्यूट the n identical objects my bad, n distinct objects to r identical boxes by considering the boxes to be distinct।
दिस इज स्टेप 1। हमें क्या करना है, जो हमारे पास आर आइडेंटिकल बॉक्सेस है ना, उन सब को अलग अलग मान लो। उन सबको क्या करो, अलग बॉक्सेस हैं, मुझे ये पता है कि वो सारे अलग बॉक्सेस हैं। ठीक है। सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप क्या होगा, नाउ there would be are cases in which all the objects would have gone to one box only। ये क्या बोल रहा है भाई, देखो मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स थे, उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने r बॉक्सेस को आई डिस्टिंक्ट मान के सारे डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। अब जस्ट अ मिनट, ठीक है ना। तो अगर मैं सारे पॉसिबल केसेस लू ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टू r डिस्टिंक्ट बॉक्सेस कितने होते हैं, r टू द पावर n। इसमें r केस ऐसे होंगे जब सारे के सारे ना एक ही बॉक्स में गए होंगे ऑब्जेक्ट। एक केस ऐसा होगा जब बॉक्स 1 में गए, एक केस ऐसा होगा जब बॉक्स 2 में गए, एक केस ऐसा होगा बॉक्स 3 में गए, ऐसे करते करते r केसेस। नंबर ऑफ वेज of distributing n distinct objects to r identical boxes is r to the power n minus r divided by r factorial। plus 1 when empty groups are allowed। ठीक है, क्लियर। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला पॉइंट जब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ होगा। ये प्लस 1 क्यों किया है, फॉर दी एम्प्टी ग्रुप, वो एक केस जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही बॉक्स में जाएंगे। अब तो वो एक ही केस काउंट होगा, क्यों, क्योंकि सारे बॉक्सेस आइडेंटिकल है, राइट। अब जब क्वेश्चन करेंगे ना, ये थोड़ा सा केस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, find the number of ways of putting 5 distinct balls into 3 identical boxes A if one box holds one ball
another box holds two balls and another box contains two balls. B, no restriction. ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ईच बॉक्स में होल्ड वन, ईच बॉक्स में होल्ड नन, वन, सम और ऑल दी बॉल्स. ठीक है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ पुटिंग 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स इनटू 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस. First part, if one box holds one ball, another box holds two balls and another box contains two balls. ठीक है. And second part is no restriction. मतलब कोई भी बॉक्स कितनी भी बॉल्स को होल्ड कर सकता है. क्लियर? लेट्स स्टार्ट. देखो, पहले फर्स्ट पार्ट देखो आप. ए, मेरे पास 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं. 3 बॉक्सेस में डालना है. एक बॉक्स में एक बॉल, दूसरे बॉक्स में 2 बॉल और तीसरे बॉक्स में भी 2 बॉल. यानी कि नंबर ऑफ वेज. अब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ग्रुप तो बनाने पड़ेंगे. अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो हमें पहली स्ट्रैटेजी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले क्या होता है? डिवीजन या ग्रुपिंग. नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग रिक्वायर्ड ग्रुप्स कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल. लास्ट लेक्चर में सिखाया था 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल. लेकिन अब क्योंकि 2 ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि सेम साइज के हैं तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा. दिस आर दी नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग रिक्वायर्ड ग्रुप्स. अब मेरे पास एक पैकेट है 2 ऑब्जेक्ट्स का, एक पैकेट है 2 ऑब्जेक्ट्स का और एक पैकेट है 1 ऑब्जेक्ट का, और 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस में डालते हैं. कोई भी किसी में भी डाल दो, फर्क ही नहीं पड़ता. इसके लिए इसका मतलब, और ये कितने होते हैं? 15 वेज. नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अब एक बार ग्रुप बना दिए, डिवीजन कर दिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग इनटू नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अब मैंने बताया था कि अगर मुझे ग्रुप साइज नोन है, मेरे पास R पैकेट्स हैं तो ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और उनको आइडेंटिकल बॉक्सेस में डालना है तो कितने वेज होते हैं? जस्ट 1. सो आंसर इज 15 वेज. क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? ठीक है. अब बी देखते हैं. बी क्या कह रहे हैं? नो रिस्ट्रिक्शन. कोई भी बॉक्स कितने भी नंबर ऑफ बॉल्स होल्ड कर सकता है. ठीक है, राइट? तो हमारी पहली स्ट्रैटेजी क्या थी कि तीनों बॉक्सेस को क्या मान लो? तीनों बॉक्सेस को, चलो मैं सबसे पहले ग्रुप बनाता हूं. हमारी जो हमने सीखा है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो ग्रुप बनाने हैं हमें. अब मैं ग्रुप बना रहा हूं पहले. ठीक है, ग्रुप बना रहा हूं. ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी. मैं ग्रुप्स बना रहा हूं भाई. क्या क्या ग्रुप बन सकते हैं? क्या क्या ग्रुप बनेंगे? 5 0 0. 5 0 0 का क्या मतलब हुआ? एक ग्रुप में 5 ऑब्जेक्ट जाए, एक में 0, एक में 0. और ये नंबर ऑफ वेज. तो
हम्म, देखो एक ग्रुप में 5, एक पैकेट में 5 डाले, एक में 0, दूसरे में भी 0। इससे कितने नंबर ऑफ वेज होंगे? 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल। कितने नंबर ऑफ वेज होंगे इसके? सोचो। एक में 5, एक में 0, एक में 0। राइट, यही होंगे, और तो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। राइट, समझ आ रही है बात? ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई क्या? ठीक है। इनटू इनटू, यही तो वे है, एक ही वे बनेगा ये तो। ठीक, अब देखो, इक्वल टू 1। ठीक, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इसमें जाए 4, इसमें 1, इसमें 0। इसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? इसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, इक्वल टू 5। आई बात समझ में? आई बात समझ में? या क्या क्या ग्रुप बन सकते हैं? देखो, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, मेरे को ग्रुप साइज नहीं पता, तो मुझे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ग्रुप साइज पता नहीं, तो ग्रुप तो बनाने पड़ेंगे ना। 3 आइडेंटिकल बॉक्स हैं तो क्या हुआ, ग्रुप तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। भाई पहले बॉक्स में आइटम ए गई और आइटम बी गई, और अब दूसरे बॉक्स में आइटम सी गई। ये वे अलग होगा, बजाय पहले बॉक्स में आइटम ए और सी डाल दो तो। ठीक है ना? या क्या हो सकता है, इधर 3, इधर 2 और इधर 1, सॉरी इधर 0। इसके नंबर ऑफ वेज 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल। कितना हुआ ये? 10। और क्या क्या वेज हैं ग्रुप बनाने के, बताओ? 2 इधर, 2 इधर, 1 इधर। ठीक है, इसके नंबर ऑफ वेज 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 1 फैक्टोरियल। अब क्योंकि ये दो ग्रुप ऑफ सेम साइज है तो यहां पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करा, तो कितने वेज आए ये बताओ? 120/8, 15 वेज। ठीक है, और क्या क्या वे पॉसिबल है? एक वे और पॉसिबल है, क्या? इधर 1, 1 और 3। इसके नंबर ऑफ वेज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल स्क्वायर इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, इक्वल टू अगेन 10। ठीक है, अब देखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग ग्रुप। ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग ग्रुप। अब हर वेज में, हर तरीके में, जब हर ग्रुप जब मैंने बनाया, मान लो ये वाला ग्रुप बनाया, ये वाला बनाया, ये वाला बनाया, ये वाला बनाया और ये वाला बनाया, हर केस में जो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का वे है वो तो 1 है। इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे
number of ways of distributing 5 distinct objects to 3 identical boxes without any restriction. कितने होंगे? 1 + 5 + 10 + 15 + 10 कितने हुए ये? इक्वल टू 41 ways. क्लियर? आया समझ? ठीक है। अब और इसका चलो मेथड 2 देखते हैं, इस वाले का मेथड 2। कंसिडरिंग all the boxes to be distinct, भाई मैंने distinct मान लिए। number of ways of putting 5 distinct boxes, 5 distinct objects to 3 boxes is equal to 3 to the power 5, right? There would be 3 cases. देखो 3 cases होंगे अब इसमें, 3 cases for which all the objects would have gone to one box only, right? इसका मतलब total ways of distributing 5 distinct objects to 3 identical boxes is equal to 3 to the power 5 minus 3 divided by 3 factorial plus 1। कितना हुआ देखो ये? 243 minus 3 divided by 6 plus 1। 240 by 6 is 40 plus 1 is 41 ways। हुआ क्लियर? समझ आया? ये क्वेश्चन आई होप अच्छे से क्लियर हो गया आपको। देखो एक बात याद रखनी है बस मुझे, क्या कि अगर ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है और मुझे उन ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मुझे ग्रुपिंग तो करनी ही पड़ेगी, दैट्स इट। ठीक है, चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the total number of ways in which five distinct books can be tied in 3 bundles। बताओ। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या है ना, इस क्वेश्चन में अंडरस्टूड है कि बंडल से तो आइडेंटिकली होंगे ना यार, 3 बंडल है मेरे पास तो आइडेंटिकली बनेंगे, कोई डिफरेंट बॉक्सेस थोड़ी हैं। तो सबसे पहले वही स्टेप 1 क्या, कंसिडरिंग all bundles as boxes and then
ऑल बॉक्सेस एज डिस्टिंक्ट। अब देखो सबको डिस्टिंक्ट माना है, लेकिन यहां पे ना ये केस वो केस है जब नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। क्योंकि मान लो हमने 2 ही बंडल में बांध दिया, तीसरा एम्प्टी हो गया, तो इसका मतलब तो 2 ही बंडल बने ना, 3 बंडल बने ही नहीं। कितने होते हैं ये वेज, कितने होते हैं बताओ? लास्ट क्लास में भी किया था ये, तो लास्ट क्लास में भी किया है। कैसे निकालते हैं भाई? 3 बंडल में बांटना है 5 बुक्स को, या तो 3-1-1 या 2-2-1, और कोई तरीका ही नहीं है। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे वो कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल। कितना हुआ ये बताओ? 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 12 10, 10 प्लस 12, 10 प्लस 15 25, 25 into 6 is 150, right? 150. But since the bundles would be identical, hence total required ways is equal to 150 by 3 factorial equal to 25. अब कोई मुझसे कहेगा सर मैंने यहाँ पे 150 माइनस 3 क्यों नहीं किया? माइनस 3 क्यों नहीं किया? क्योंकि जो वो -3 किया था ना, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। यहां पे मेरे को, मैं कौन से केसेस ले रहा हूं जहां पे ऑलरेडी एम्प्टी ग्रुप्स है ही नहीं, तो इसलिए मुझे -3 -n कुछ -r कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आएगा। क्लियर? क्लियर हुई बात? कोई डाउट? चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक विच इज distribution of identical objects। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। पहला, अभी हम क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n identical objects to r distinct boxes। अब देखो, अभी तक जो केसेस हमने ऊपर डिस्कस करे उसमें क्या था? उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट थे, बॉक्सेस या तो डिस्टिंक्ट थे या आइडेंटिकल थे। अब यहां पे जब हम जो ये स्टडी कर रहे हैं ना, इसमें हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिकल मानेंगे। बॉक्सेस डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, अलग अलग टॉपिक्स हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स टू r डिस्टिंक्ट बॉक्सेस, राइट? चलो, ये केस सबसे इंटरेस्टिंग केस है। इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार इसको एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। suppose there are 4 identical objects to be distributed to 2 persons। ठीक है, मेरे पास 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं
जो कि मुझे 2 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। चलो अब देखते हैं कैसे करेंगे हम। इसको ऐसे लिखते हैं, इसके नंबर ऑफ वेज देखते हैं। पर्सन ए, पर्सन बी। और अब वेज, ठीक है। देखो पहले क्या हो सकता है, या तो पर्सन ए को कुछ भी ना मिले तो चारों के चारों ऑब्जेक्ट पर्सन बी को चले गए। इसके कितने वेज होंगे? एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। पर्सन ए को समझो, पर्सन ए को समझो, एक मिल गया। पर्सन बी को 3 मिलेंगे। इसका कितने तरीके होंगे? एक ही तरीका होगा। ऐसा क्यों? ठीक है, इसका एक तरीका ये हो गया। फिर मान लो पर्सन ए को 2 मिल गए, इसको भी 2 मिल गए। नंबर ऑफ वे अगेन 1, राइट? ये बात आ रही है ना समझ में? इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं। देखो अब ऐसा भी हो सकता है इसको 3 ऑब्जेक्ट मिले और इसको 1 मिले, इसका नंबर ऑफ वे 1 है। और फाइनली क्या हो सकता है कि इसको चारों के चारों मिल जाए, इसको एक भी ना मिले और इसका भी वे 1 होगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? सो टोटल वेज कितने हुए? व्हाट आर टोटल वेज? टोटल वेज है 5 वेज में 5 तरीके हैं टोटल, 4 ऑब्जेक्ट्स को दो पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करने के। ठीक है, लेकिन आप यहां पे ध्यान दो एक चीज। क्या ध्यान देने वाली क्या चीज है कि मुझे ये फर्क नहीं पड़ रहा कि पर्सन ए के पास कौन से ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आइडेंटिकल है। मेरे पास 4 बॉल थी, 4 कॉस्को की बॉल्स हैं, उसमें से कौन सी कॉस्को की बॉल फर्स्ट पर्सन के पास जा रही है उस पर फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि चारों एक जैसी हैं। फर्क किससे पड़ रहा है कि पर्सन ए के पास कितनी जा रही है और पर्सन बी के पास कितनी जा रही है। तो मुझे इस पूरे मेथड में मुझे क्या समझ में आया, जब मैं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं ना, तो मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन सा ऑब्जेक्ट किसके पास जा रहा है। मुझे यह फर्क पड़ रहा है कि किसके पास कितने ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं। बात आई समझ में? ठीक है, ठीक है, यहां तक ये मुझे बात समझ में आ गई। यानी कि मैं एक पॉइंट यहां पे बनाता हूं, क्या? The only difference the only thing that matters is who is getting how many objects. Who is getting how many objects? The only thing that matters is इसको ऐसे लिखो, the only thing that matters is number of objects that one is getting.
and not which object he is getting. बस इस बात से फर्क पड़ रहा है कि कितने ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं उसको, कौन सा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा. क्यों? क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है. एज ऑल ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक. ठीक, क्लियर हुई ये बात? इसको मैं बॉक्स बना देता हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत. ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं. अब फिर से मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं. क्या एग्जाम्पल है? लेट देयर बी 10 identical objects. 10 identical objects to be distributed among, let's say, R boxes. भाई 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको R बॉक्सेस में डालना है मुझे. ठीक है, तो 10 आइडेंटिकल आइटम्स में एक बार ड्रॉ कर रहा हूं. 1 2, या रुको, 1 2 3. बात नहीं बन रही. कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट. अच्छा, कितने हो गए? 4 3, 1 2 3 4. अच्छा, अब ये हो गए पूरे. ठीक है, 1 2 3 4 5. कॉपी, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार. ठीक है, नाउ दीज आर 10 आइडेंटिकल आइटम्स. ठीक है, ये 10 आइडेंटिकल आइटम्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास. अब ऐसे समझो, मुझे क्या करना है? आर बॉक्सेस में डालना है. लेट्स यूज आइडेंटिकल स्टिक्स. स्टिक्स
divide them among distinct boxes. अब देखो, अभी ऊपर मैंने क्या पढ़ाया, अभी ऊपर हमने क्या समझा कि जब भी मैं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं ना, तो ये तो फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन सा ऑब्जेक्ट किसके पास जा रहा है, सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि किसके पास कितने जा रहे हैं. ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, अब एक छोटा सा टेबल स्टडी करते हैं, उससे देखते हैं हमें क्या समझ में आएगा. मान लो अभी मुझे ये तो पता नहीं ना कितने बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, नंबर ऑफ बॉक्सेस. मुझे नहीं पता कि कितने बॉक्सेस हैं, मुझे नहीं पता कितने बॉक्सेस हैं. देखते हैं मुझे स्टिक्स कितनी चाहिए होंगी, नंबर ऑफ स्टिक्स रिक्वायर्ड. नंबर ऑफ स्टिक्स रिक्वायर्ड. ठीक है, कितनी स्टिक्स चाहिए होंगी. मान लो मेरे पास सिर्फ एक, भाई एक बॉक्स में तो नहीं डालूंगा ना, मान लो एक ही बॉक्स है मेरे पास, सारे के सारे एक ही बॉक्स में डालने हैं मेरे को, तो स्टिक चाहिए ही नहीं मुझे, सारे के सारे उठा के डाल दो उस बॉक्स में. नंबर ऑफ स्टिक कितनी चाहिए, 0. अगर मान लो दो बॉक्स है मेरे पास, मान लो मेरे पास दो बॉक्स हैं, दो बॉक्स में डालना है, तो कितनी स्टिक चाहिए, मान लो, तो मैं क्या करूंगा, वेट, मैं क्या करूंगा, मैं लेट से एक स्टिक लगा देता हूं, एक स्टिक लगा दी. ठीक है ना, तो अब ये दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, तो एक में दो डाल दिए, एक में कुछ डाल दिए, तो नंबर ऑफ स्टिक कितनी चाहिए मुझे, एक ही स्टिक चाहिए. भाई जहां मैं स्टिक लगाऊंगा, मान लो मैंने यहां पे स्टिक लगा दी, तो इसका मतलब मैं एक बॉक्स में दो बॉल्स डाल रहा हूं और बाकियों में बचे हुए 8 ऑब्जेक्ट डाल रहा हूं. ठीक है बात. तो जैसे जैसे मैं स्टिक की पोजीशन चेंज करूंगा, मुझे क्या मिलते जाएंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ वेज मिलते जाएंगे. मान लो ये स्टिक मैंने यहां से उठा के यहां लगा दी, तो इसका मतलब एक बॉक्स में मैं 4 डाल रहा हूं और एक बॉक्स में मैं 6 डाल रहा हूं. तो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द स्टिक मुझे डिफरेंट नंबर ऑफ वेज मिलते जाएंगे. अब मान लो मेरे पास 3 बॉक्स है, मेरे पास 3 बॉक्स है, तो स्टिक कितनी चाहिए होगी, इस बार मुझे 2 स्टिक चाहिए होंगी. क्यों भाई, दो, मेरे को 3 ग्रुप्स बनाने हैं, 3 बॉक्सेस में डालने हैं, तो मेरे को कितनी चाहिए, 2 स्टिक चाहिए. मान लो एक स्टिक ये आ गई. ठीक बात. अब ये दिख रहा है ना कि 3 पार्टीशन हो गए हैं बेसिकली. पहले बॉक्स में 2 डाली, दूसरे बॉक्स में भी 2 डाली, बाकी बची हुई 6 तीसरे में डाल दी. बात आई समझ में. चलो अब देखते हैं, अब देखते हैं कि अगर मुझे चार में डालना है, तो अब मेरे पास 4 बॉक्सेस हैं, तो कितनी स्टिक्स चाहिए होंगी, 3. ये लो, मान लो एक स्टिक यहां लगा दी, तो 4 डिवीजन, 4 पार्टीशन हो गए. एक को 2 दो, दूसरे बॉक्स में भी 2 डालो, तीसरे बॉक्स में 3 डाल दो, चौथे में भी 3 डाल दो. दिस गिव्स मी अनदर वे, राइट. तो क्या आपको समझ में आ रहा है एक चीज, एक फैक्ट, कि जितने बॉक्सेस में आप डिवाइड कर रहे हो उससे एक कम स्टिक चाहिए. यानी अगर आपके पास R बॉक्सेस हैं, तो मुझे R-1 स्टिक्स चाहिए, राइट. तो मुझे R-1 स्टिक्स चाहिए. समझ आई ना बात. अब एक चीज और समझो भैया, सिंपल सी एक चीज समझो. इसका मतलब अब इसका मेथड डिवाइस करते हैं. ठीक है, अब इसका मेथड डिवाइस करते हैं. इसको कुछ लोग बेगर्स मेथड भी बोलते हैं, कुछ, मैं इसको
बॉल्स एंड स्टिक्स मेथड बोल रहा हूं, बॉल्स एंड स्टिक्स मेथड, कुछ लोग इसको बेगर्स मेथड भी बोलते हैं। क्या होता है इस मेथड में, क्या होता है? टू डिवाइड n identical objects into r distinct boxes, बॉक्सेस मान लो, पर्सन मान लो, कुछ भी मान लो, r-1 sticks are required. ठीक है, r-1 sticks are required. बात आई समझ में? अब देखो, मान लो मेरे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर लेट्स सी कि अगर ये सिलेक्ट हो जाता है तो ठीक है, ये मेरे पास अब n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ऐसे समझो मेरे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और r-1 स्टिक्स भी तो हैं, और मेरे पास r-1 स्टिक्स हैं। ठीक है, r-1 स्टिक्स है। इसको ऐसे लिखो, चलो इसको मैं लिख देता हूं n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, और ये r-1 स्टिक्स। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं मेरे पास, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं मेरे पास? वी हैव a total of n plus r-1 objects, out of which n are alike and r-1 are alike. अब आप ऐसे समझो कि मेरे पास r-1 स्टिक्स हैं और n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो टोटल कितने हुए मेरे पास? n प्लस r-1 ऑब्जेक्ट, जिसमें से n अलाइक है और r-1 अलाइक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, इन सारे ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट मुझे एक वे देगा, राइट? मान लो मैं यहां पर ये स्टिक्स लगानी शुरू करता हूं, तो ये क्या बन गया भाई, मेरे को एक तरीका मिल गया ना, पहले को 1 दो, दूसरे को 1 दो, तीसरे को 1 दो, तीसरे को 3 दो, चौथे को 2 दो, फिर बाकी बचे 2, पांचवे को 2। एक तरीका मिल रहा है ना। इसका मतलब every arrangement of these n plus r-1 objects will give me one way, right? मान लो सारी स्टिक्स एक साथ आ जाती हैं, मान लिया मैंने, क्या माना कि सारी स्टिक्स एक साथ आ गई, उसके बाद सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए। इसका क्या मतलब होगा इस अरेंजमेंट का? इस अरेंजमेंट का यह मतलब होगा
कि जो R-1 पर्सन है ना, R-1 पर्सन है, R-1, इसका मतलब हुआ कि जो R-1 है उनको कुछ भी नहीं मिला, और जो n है, जो n पर्सन है उसको सारे, जो rth पर्सन है उसको सारे के सारे ऑब्जेक्ट मिल गए। ठीक है, अब इसका मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट of these n plus R-1 objects is equal to, देखो क्या होगा, n plus R-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्यों, अब n plus R-1 ऑब्जेक्ट्स थे तो n plus R-1 फैक्टोरियल, अब उसमें से n अलाइक थे तो डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, और R-1 अलाइक थे तो R-1 फैक्टोरियल। राइट, समझ आई ये बात? दिस इज इक्वल नथिंग बट n plus R-1 C R-1। राइट, यहां तक समझ आ गई बात? और यही क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स टू R डिस्टिंक्ट पर्सन्स। इसका मतलब क्या समझू मैं? इसका मतलब number of ways of distributing n identical objects to R distinct persons। अब खास बात क्या थी, इसमें किसी भी पर्सन को कुछ भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं। समझ आई बात? आई बात समझ में? सच दैट ईच पर्सन may get none, one, some और all objects is, अब कितने इसके नंबर ऑफ वेज जो ऊपर लिखे हुए हैं, राइट, n plus R-1 CR-1। हुई बात क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूं, ये आपको याद होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं बॉल्स एंड स्टिक्स मेथड या बेगर्स मेथड। हमारे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स थे, मुझे उसको r ग्रुप्स में डिवाइड करना, r पर्सन्स में डिवाइड करना था। मैंने क्या किया, R-1 स्टिक्स लगाई और इन सब का आपस में अरेंजमेंट कर दिया। n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, R-1 आइडेंटिकल स्टिक्स, इन सब का आपस में अरेंजमेंट कर दिया। क्लियर हुई बात? इस बात में कोई डाउट? ठीक है, चलो इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं, एक दूसरे तरीके से समझते हैं। क्या, मान लो लेट ith person receives xi number of objects। ठीक है, इसका क्या मतलब है भाई, मैंने अभी क्या पढ़ा, मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ रहा है ना कि किसको कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, कौन से ऑब्जेक्ट से तो फर्क ही नहीं है। ठीक है, इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अलाइक ऑब्जेक्ट्स में किस पर्सन को कौन से ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि किसको कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिले। ठीक, लेट ith पर्सन रिसीव्स xi नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब फर्स्ट पर्सन ठीक है, पहले पर्सन को कितने मिले होंगे,
x1, दूसरे पर्सन को कितने मिले होंगे x2, तीसरे पर्सन को x3, चौथे पर्सन को x4, ऐसे करते 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 rth पर्सन को कितने मिले होंगे xr, राइट राइट। अब इन सब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का सम कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए भाई? पहले कुछ x1 को मिले, कुछ x2 को, कुछ x3 को, कुछ x4 को, बाकी कुछ xr को, ऐसे करते करते xr को कुछ मिले। तो क्या ये सारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n नहीं होने चाहिए? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो n है, n से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, ना ही n से कम होंगे, क्योंकि सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, राइट? आ रहा है समझ? इसका मतलब थी। अच्छा, एक चीज और यहां पे इंपॉर्टेंट है क्या, कि यहां पर जो x आई है, मतलब कि कोई भी जो x है, किसी को कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं। इसका मतलब जो x आई है दैट वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर all I belongs to 1 2 3 4 till r, राइट? मतलब कि x1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, x2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, x3 भी ग्रेटर देन 0 हो सकता है, x4 भी, एंड सो ऑन। आई बात समझ में? इसका क्या मतलब हुआ? द नंबर ऑफ ways of distributing n identical objects to r distinct persons is are distinct persons such that anyone may receive none, one, some, or all objects is equal to the number of non-integral solutions, non-negative integral solutions of the above equation। इसका क्या मतलब है? देखो, मान लो यहां पे x1 की वैल्यू 1 हो गई, x2 की वैल्यू 3 हो गई, x3 की वैल्यू 4 हो गई, ऐसे करते करते xr की कुछ वैल्यू हो गई, इन सब का सम n है। इसका क्या मतलब हुआ कि दिस इज नंबर ऑफ वे, दिस इज वन वे। क्या बोल रहा है? x1 को 1 दे दो, 2 x2 को दे दो, 3 x3 को दे दो, एंड सो ऑन। समझ आई बात? राइट? इसका मतलब जो इस इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे ना, वही नंबर ऑफ वेज होंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज जो हमें चाहिए। क्लियर बात क्लियर हुई? तो यहां से एक पॉइंट और समझ में आया, क्या? दी नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव integral solutions of the equation x1 plus x2 plus x3 till xr is equal to n such that
xi is greater than equal to 0 for all I belongs to 1 2 3 till r is, भाई नंबर ऑफ जो इसके नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं वही मेरे नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज, और नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज तो मुझे पता है कितने अभी ऊपर पड़े, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन इज, तो कितने हो गए यहां पर भी n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। क्लियर है ये बात? ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इन दोनों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं सेपरेटली। This is the basic of distribution of identical objects. ठीक है, आया समझ? ये दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हमें यहां पर इस चीज से नहीं फर्क पड़ रहा कि किसको कौन सा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ रहा है किसको कितने ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। क्लियर? क्लियर? चलो, अब व्हाट ये था क्या, ये मेथड क्या था? दिस मेथड वाज, यहां पर अगर आपने देखा हो तो एम्प्टी ग्रुप्स अलाउड थे। एम्प्टी ग्रुप्स क्या थे? अलाउड थे। नेक्स्ट, इसको ऐसे नहीं लिखता, इसको ऐसे लिखता हूं, नोट, इसको नोट बना के लिख रहा हूं। व्हेन empty groups are not allowed. What do you mean by empty groups are not allowed? That is, any person will receive one, some or all the objects, right? अभी तक हमने ऊपर क्या किया है? अभी तक हमने किसी भी को कितने भी मिल सकते हैं, मतलब कि एक पर्सन को जीरो भी मिल सकता है, बट अब मैं कह रहा हूं कि जीरो नहीं मिलेगा भाई, जीरो नहीं देना, कम से कम एक तो जरूर देना है। ठीक है, अब देखो, अगर मेरे पास यहां पर n ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो लेट देयर बी n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, r में डिवाइड करना है टू बी distributed to r distinct boxes। ठीक है, r distinct boxes में डालने, वही ऊपर वाला मेथड क्या, r minus 1 identical sticks are required। स्टिक्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, लेकिन देखो, अब ध्यान से देखना एक चीज, क्या, मान लो ये n ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक, इनके बीच में गैप्स देखो, कितने गैप्स होंगे, n, टोटल गैप्स n प्लस 1 है, लेकिन अब मैं स्टिक को यहां नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैंने स्टिक यहां लगा दी ना, इसका मतलब एक को जीरो मिल गए, तो इसका मतलब नाउ देयर वुड बी,
अब हमारे पास कितने गैप्स हैं, कितने गैप्स अवेलेबल है मेरे पास जिसमें मैं r-1 स्टिक्स लगा सकता हूं, सो दैट सबको कुछ ना कुछ तो मिले, एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट जरूर मिले, n-1। इसका मतलब we have n-1 gaps out of which r-1 have to be selected। भाई अब r-1 गैप्स हैं, सॉरी n-1 गैप्स हैं जिसमें से मुझे r-1 चाहिए, सिलेक्ट करने हैं स्टिक्स लगाने के लिए, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n identical objects to r distinct boxes such that each person may receive one sum or all the objects is कितने होंगे, n-1 गैप्स में से r-1 सिलेक्ट कर लो, यही होंगे, ठीक है। क्लियर हुई बात, क्लियर। अब देखो, चलो एक चीज और देखते हैं। अब इसका मतलब, अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, इसका मतलब अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। लेट ith person gets xi number of objects। जो ith पर्सन है, लेट से उसको xi नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, उसको xi नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। x1 को 1 मिला, फर्स्ट को x1 मिले, दूसरे को x2, तीसरे को x3, करते करते rth को xr मिले। इसका सम n होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब कंडीशन क्या है, कंडीशन इज xi इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल i बिलोंग्स टू 1 2 3 4 टिल r। इस नोटेशन का मतलब यह है कि हर i के लिए, यानी कि 1 2 3 4 सारे x की वैल्यूज 1 या 1 से बड़ी होगी। बात आई समझ में, ठीक है। और यही मेरे नंबर ऑफ वेज हैं टू डिस्ट्रीब्यूट n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स टू r डिस्टिंक्ट बॉक्सेस सच दैट ईच रिसीव वन सम और ऑल द ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x1 plus x2 plus x3 till xr equal to n such that xi is greater than equal to 1 for all I belongs to 1 2 3 till r is number of non-negative integral solution, sorry, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ
इंटीग्रल सॉल्यूशंस लिख लो इसको, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन इज, या नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशंस भी लिख सकते हो इसको ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ पॉजिटिव। अब जब वैसे तो मैंने जब पॉजिटिव इंटीग्रल लिख दिया तो मुझे एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नॉन नेगेटिव इंक्लूड 0 एंड पॉजिटिव इंक्लूड्स पॉजिटिव इंटीजर्स आर 1 ऑनवर्ड्स। ठीक है, इज कितने होंगे, n माइनस 1 सी आर माइनस। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई? दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब क्वेश्चंस में डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करेंगे, अब बार बार इन चीजों को प्रूव नहीं करेंगे। ठीक, अच्छा, इसको करने का ना एक तरीका और होता है, इस रिजल्ट पे आने का एक तरीका और है। क्या तरीका है देखते हैं। लेट, इसको ऐसे लिख लो, another method to solve the above equation. देखो, let ith person gets xi number of objects। ठीक है, xi नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं ith पर्सन को। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 till xr is equal to n and xi is greater than equal to 1। मैं ये बोल रहा हूं कि हर पर्सन को कम से कम एक ऑब्जेक्ट जरूर मिल रहा है, तो और जितने ऑब्जेक्ट जिस पर्सन को मिल रहे हैं उन सबका सम n होगा, राइट? लेट्स इंट्रोड्यूस डमी वेरिएबल्स। क्या करो ना, इसको सॉल्व करने के लिए डमी वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर दो। क्या, कैसे, क्या होंगे डमी वेरिएबल्स? वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 1, राइट? वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 1। सिंस xi is greater than equal to 1, then yi is greater than equal to 0। ठीक है बात भाई, xi अगर 1 से बड़ा है तो yi 0 से बड़ा होगा। xi अपनी लीस्ट वैल्यू 1 ले सकता है तो yi अपनी लीस्ट वैल्यू 0 ले सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, y1 is equal to x1 minus 1, y2 equal to x2 minus 1, y3 equal to x3 minus 1 एंड सो ऑन। अब जो हमारी ऊपर इक्वेशन थी ना, इसमें क्या करो ना, दोनों साइड माइनस वन कर दो r टाइम्स। तो इसका मतलब x1 माइनस 1 प्लस x2 माइनस 1 प्लस x3 माइनस 1 एंड सो ऑन xr माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस, अब कितने टाइम्स हमने 1 माइनस किया, r टाइम्स, तो इसको मैं डायरेक्टली n माइनस r लिख रहा हूं और यहां पर xi इज ग्रेटर देन 1, राइट? व्हाट इज x1 माइनस 1? दिस इज नथिंग बट y1, y2, y3, y4, y5 till yr equal to n minus r. Now yi is greater than equal to 0, right? राइट? इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव, सॉरी, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस
ऑफ इक्वेशन x1 प्लस x2, इसको मैं सिग्मा नोटेशन में लिख दूं डायरेक्ट, इसको मैं सिग्मा नोटेशन में लिख रहा हूं, सिग्मा एक्स आई इज फ्रॉम 1 to r is equal to n such that xi is greater than equal to 1 is equal to the number of non-negative integral solutions of equation sigma yi, I is from 1 to r equal to n minus r, right? Where yi is equal to xi minus 1 and yi is greater than equal to 0. बात आई समझ में? ठीक है, यहां तक क्लियर है? नाउ नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नॉन नेगेटिव integral solutions of equation sigma yi equal to n minus r is कितने होंगे? जो भी हमने ऊपर पढ़ा है, राइट? कितने? n माइनस आर प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 इक्वल टू n minus 1 CR minus 1. Clear? This is how we derive this result. आया समझ? आया समझ? आई होप आपको अभी तक ये पूरा मेथड क्लियर हुआ. एक बार मैं दोबारा रीआइटरेट कर रहा हूं. नंबर ऑफ वेज of distributing n identical objects to r distinct persons such that each person may get none, one, some or all the objects is n plus r minus 1 c r minus 1. नंबर ऑफ वेज, मुझे n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है r डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में सच दैट ईच बॉक्स में होल्ड एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी, 3 भी, सारे भी हो सकते हैं. उसके नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं? n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1. क्लियर? और ये किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 टिल xr इक्वल टू n. मतलब कि इसी को उल्टा अगर मैं सोचूं तो, यानी कि नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 टिल xr इज इक्वल टू n इज n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1. राइट? यहां पर जो xi है ना, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, कुछ भी हो सकता है. नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूं मैं. राइट? ये तो वो केस हो गया जब एनी पर्सन और एनी बॉक्स में होल्ड एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, 0, 1, 2, 3, 4 और एनी. बट व्हाट अबाउट अगर मैं बोलूं कि ईच पर्सन रिसीव्स एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, तो उसको कैसे करूंगा मैं? व्हेन एम्प्टी ग्रुप्स आर नॉट अलाउड. ठीक है, उसके लिए मैंने क्या बोला कि मेरे पास अब ना सिर्फ n माइनस 1 गैप्स है, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, r माइनस 1 स्टिक्स है, क्योंकि r लोगों में अगर r परसेंट या r बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो r माइनस 1 स्टिक्स चाहिए. तो r माइनस 1 आइडेंटिकल स्टिक्स ले ली मैंने. लेकिन उसको मैंने क्या करा, लेकिन अब इस r माइनस 1 स्टिक्स को लगाने के लिए ना मेरे पास n माइनस 1 गैप्स है, n प्लस 1 गैप्स नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट और लास्ट ऑब्जेक्ट के बाद के ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब पहले ऑब्जेक्ट से पहले और लास्ट ऑब्जेक्ट के बाद, वो जो ऑब्जेक्ट है मैं वहां पे स्टिक नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर वहां पे स्टिक लगाऊंगा ना तो 0 ग्रुप भी बन सकता है. इसलिए नंबर ऑफ वेज वुड बी n माइनस 1 सी आर माइनस 1. और यही किसके इक्वल है? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xr इक्वल टू n. और इसी इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और तरीका देखा हमने, डमी वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करके. राइट? यहां तक आया समझ? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? क्लियर? अच्छा, अब अगर आप ध्यान से सोचो, इसका मैं एग्जाम्पल लेता हूं. चलो, एक
फॉर एग्जाम्पल number of ways of distributing 4 identical objects, अभी जो हमने ऊपर एग्जाम्पल करा है, among 2 persons is, देखो 4 + 2 n + r -1c r -1 कितना हुआ 5c1 = 5 वेज। ठीक है ना, 5 वेज ही हमने ऊपर स्टडी करे थे। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने यहां पर 5 वेज स्टडी करें, राइट। ये रहे वो 5 वेज। अब अगर आप यहां से ध्यान से देखो ना, अगर ध्यान से देखो इसको, ये कैसे काउंट कर रहा है, ये वाला मेथड कैसे काउंट कर रहा है ये वाला मेथड। अगर मेरा केस है 0 4 तो वो इसको 2 बार काउंट करेगा, 0 4 4 0, 3 1 1 3, 2 2 को एक ही बार काउंट कर रहा है ऑब्वियसली। ऐसा नहीं है कि मैंने भाई 4 और 0, भाई पर्सन ए को 0 मिल रहे हैं या पर्सन ए को 4 मिल रहे हैं, दोनों 2 डिफरेंट केसेस हैं। आई बात समझ में, दोनों 2 डिफरेंट केसेस हैं, सेम केसेस नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं, राइट। इस बात में कोई डाउट हो तो बताओ। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज पुट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। पर्सन ए को 0 मिले या पर्सन ए को 4 मिले, 2 अलग अलग वेज हैं, इसलिए इसको 2 वेज काउंट कर रहा है। अगर मैं बोलूं ना कि पर्सन ए को 0 मिल जाए या और पर्सन बी को 4 मिले, और पर्सन ए को 4 मिले और पर्सन बी को 0 मिले, ये दोनों एक ही बात है। इसका मतलब पर्सन ए और पर्सन बी दोनों आइडेंटिकल बॉक्सेस हो जाएंगे, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। 2 persons आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर डिस्टिंक्ट persons। क्लियर हुई बात, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो इस बात पे, इसी सेम कॉन्सेप्ट पे एक चीज बताता हूं। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज 5 identical balls can be distributed in 3 distinct boxes, 3 distinct boxes, so that no box remains empty। हाँ जी, बताइए कैसे करेंगे इसको। देखो 5 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस हैं, मतलब कि मान लो पहले बॉक्स में x1 नंबर ऑफ बॉल्स गई, प्लस दूसरे बॉक्स में x2 बॉल्स गई, और तीसरे बॉक्स में x3 नंबर ऑफ बॉल्स गई। इन सबका सम 5 होना चाहिए, राइट। साथ में क्या, जो x1 x2 x3 है, तीनों 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने बोला है नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, राइट। हेंस नंबर ऑफ required ways would be 5 - 1 c r -1। ठीक है भाई, 4 गैप्स बनेंगे ना, देखो इसको ध्यान से। अब मेरे पास सिर्फ 4 गैप्स हैं, 4 में से मुझे और 2 स्टिक्स चाहिए, मुझे 2 स्टिक्स चाहिए। इन 4 गैप्स में से मुझे 2 गैप सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। 4c2, आंसर इज
4c2 इक्वल टू 6 वेज। ठीक, चलो इसी बात को ना दूसरे तरीके से भी समझते हैं, इसी बात को दूसरे तरीके से भी समझते हैं। अब भाई, अब 5 बॉल है, 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में डालनी है, तो एक बॉक्स में 3 बॉल जाएंगी, किस बॉक्स में जाएंगी उससे मतलब नहीं है, एक बॉक्स में 3 बॉल जाएंगी, एक बॉक्स में एक जाएगी और एक बॉक्स में एक जाएगी, राइट। ऐसे कितने नंबर ऑफ वेज होंगे भाई? अब ऐसे 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल वेज होंगे इक्वल टू 3। भाई 3 वेज है, पहले बॉक्स में 3 डाल दो, दूसरे बॉक्स में 1 डाल दो, या तीसरे बॉक्स में 1 डाल दो, फिर पहले बॉक्स में 1 डाल दो, दूसरे में 3 डाल दो, तीसरे में 1 डाल दो, या फिर पहले 2 में 1 1 बॉल और तीसरे में 3 बॉल, या फिर क्या पॉसिबिलिटी है 2 2 1। इसमें भी यही वेज होंगे, 3 वेज। इसका मतलब टोटल 6 वेज। आया समझ? क्लियर हुई बात? राइट, यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया ना? दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेथड सबसे ज्यादा पेपर में आता है, सबसे ज्यादा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है, अच्छे से समझ में आया है। आज हमने जो बातें करी बहुत इंपॉर्टेंट थी पीएनसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जेई में इस पर n नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, पहले भी बहुत आ चुके हैं, आगे भी आने के बहुत हाई नंबर ऑफ चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी इज रियली हाई कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आए। आज हमने सिर्फ इस टॉपिक को समझा है, इस पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करें अभी हमने। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक पे क्वेश्चंस करेंगे, गुड क्वेश्चंस, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, राइट। सो स्टूडेंट्स, अगर इसमें कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट नॉट क्लियर है, कोई भी पॉइंट ऐसे लग रहा है आपको कि जो नहीं मुझे समझ नहीं आया, मुझे क्लियर नहीं हुआ, प्लीज कमेंट, प्लीज पुट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। And as usual, please like, share and subscribe this channel as much as you can. Thank you. All the best.